रांची से ये बड़ी खबर, जहां सीए नरेश केजरीवाल के ठिकानों पर ईडी की रेड हो रही है। नरेश केजरीवाल के रांची, मुंबई, सूरत समेत 15 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। सीए के ठिकानों पर पीएमएलए के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत रेड हो रही है और सीए पर करीब 900 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का आरोप है। सीए के रांची, मुंबई, सूरत सहित कुल 15 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें, ईडी ने रांची में केजरीवाल के चर्च कॉम्प्लेक्स स्थित कार्यालय पर छापेमारी की। आपको बता दें कि एफईएमए के तहत रांची में ये पहली छापेमारी है। 900 करोड़ से अधिक के लेन देन का आरोप है और इसी के तहत ये छापेमारी की गई है। लगातार ईडी की रेड चल रही है। 15 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। सीए के रांची, मुंबई, सूरत सहित कुल 15 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी हो रही है। लेन देन का मामला बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सीए पर करीब 900 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का आरोप है और जानकारी जुटाई जा रही है। दरअसल ये जो रेड चल रही है वो पीएमएल के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत है। 900 करोड़ से अधिक के लेन देन का आरोप है। इसके साथ ही 15 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईडी की दबिश लगातार जारी है। रांची में एक बार फिर ईडी की दबिश बढ़ी है और इस बार रांची के सीए नरेश कुमार केजरीवाल के ठिकानों पर ईडी की दबिश बढ़ी है। ये पूरा जो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, फेमा के तहत कार्रवाई की गई है। फेमा मतलब समझ जाइए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत यह कार्रवाई की जा रही है और झारखंड में फेमा के तहत होने वाली यह पहली कार्रवाई है। आपको बता दें कि नरेश केजरीवाल और उनके पारिवारिक सदस्यों के रांची, मुंबई और सूरत के कुल 15 ठिकानों पर इस समय छापा चल रहा है और यहाँ पर फिलहाल हम देख सकते हैं कि रांची के जो चर्च कॉम्प्लेक्स है वहाँ नरेश केजरीवाल का जो कार्यालय है वहाँ इस समय ईडी की कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि रांची के रहने वाले जो केजरीवाल हैं उनके करीब 9,000 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन की जाँच जो है वो इस समय ईडी की रडार पर है और ईडी उसी की जांच कर रही है कि केजरीवाल का जो है यूएई हो, नाइजीरिया और अमेरिका में कई अघोषित विदेशी शेल कंपनियों को जो है नरेश कुमार केजरीवाल नियंत्रित कर रहे थे और जिसका संचालन भारत से ही किया जा रहा था, अपने ही देश से तमाम देशों के कारोबार को नियंत्रित किया जा रहा था। जाहिर है कि पिछले कई महीनों से आप देख रहे हैं कि रांची में ईडी की दबिश बढ़ी है, लेकिन फेमा के तहत होने वाली यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत होने वाली यह पहली कार्रवाई है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। तो देखिए, नरेश केजरीवाल की 15 ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि 900 करोड़ से अधिक के लेन देन का आरोप उन पर है। विदेशी कनेक्शन भी पाया जा रहा है, जिस वजह से इस रेड में लगातार दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। सीए नरेश केजरीवाल की 15 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है, जिसको लेकर राज्य में सियासत तेज हो चुकी है। जेएमएम ने कहा कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और जब भी कोई सबूत या साक्ष्य मिलते हैं वो अपनी कार्रवाई करती है। अब देखना होगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। फेमा के तहत अगर सूचनाएं मिली होंगी और वैसे साक्ष्य भी मिलेंगे तो आगे की कार्रवाई ईडी करेगी। ईडी स्वतंत्र है, केंद्रीय एजेंसी है और वैसे इनपुट आते हैं तो कार्रवाई होनी भी चाहिए। अब देखिए कहाँ पर कार्रवाई है, किन ठिकानों पर कार्रवाई है, क्या कुछ मिलता है, ये सब अब देखने की जरूरत है। और रांची से आपके सामने एक और बड़ी खबर रखें। ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पंचवटी प्लाजा में ईडी की रेड। देविका कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर के ठिकानों पर भी छापेमारी जारी है। डेवलपर के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। राहुल धानुका से जुड़ी है कंपनी। हवाला और फेमा को लेकर रेड जारी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। एक तरफ देखिए सीए के ठिकानों पर छापेमारी, दूसरी तरफ ईडी का एक्शन लगातार झारखंड में जारी है। राहुल धानुका से जुड़ी हुई कंपनी हवाला और फेमा को लेकर रेड ये जारी है। डेवलपर के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ईडी के एक्शन को लेकर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, क्या खबर है, क्या अपडेट है ईडी की छापेमारी को लेकर? जी बिल्कुल, बता दें कि ये रेड न सिर्फ झारखंड बल्कि सूरत, बंगाल और मुंबई जैसे इलाकों में भी जो है वो की जा रही है। करीब 15 ठिकानों पर ईडी के द्वारा ये दबिश जो है वो दी गई है। खासतौर से बता दें कि जो हवाला कारोबार
या फिर कहें कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो कि हवाला के जरिए ही हो रहा था, इस पूरे नेक्सस का भांडाफोड़ करते हुए ईडी ने इन ठिकानों पर दबिश दी है, जिसमें कि कई बड़े जो सफेद पोश लोग हैं उनकी भूमिका जो है वो संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। बता दें कि जो रांची में नरेश केजरीवाल जो कि सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके ठिकानों पर, तो इसके साथ ही राहुल धानुका जो कि एक बिल्डर हैं, एसोसिएट्स हैं, उनके ठिकानों पर भी ये दबिश जो है वो इस वक्त रांची में देखने को मिल रही है। खासतौर से यहाँ से कई अहम जानकारियां जो है ईडी को मिली हैं, कई अहम दस्तावेज, और करीब ये 900 करोड़ का फ्रॉड जो है वो इन लोगों के पास होने की आशंका है, जिसको देखते हुए पूरी दबिश जो है वो न सिर्फ झारखंड बल्कि अन्य जगहों पर भी दी गई है। इस नेक्सस में और कौन कौन से लोग शामिल हैं या फिर इस नेक्सस के द्वारा किस तरह से ये फॉरेन जो पैसे हैं उसका बंदरबांट किया जाता है, इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो छानबीन की जा रही है। कई शेल कंपनियां भी इस दरमियान जो है वो इन दस्तावेजों में बरामद होने की सूचना है। देखना होगा शाम तक जब ये रेड खत्म होती है तो और क्या कुछ जानकारियां जो है वो सामने आ बिल्कुल, और अभी कई राज भी खुलने बाकी हैं। ओम प्रकाश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे रांची से। ये बड़ी खबर, राहुल सिंह के खिलाफ नोटिस है। सीआईडी ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। प्रस्ताव भेजा गया। अमन साहू का खास गुर्गा रहा राहुल सिंह। फिलहाल राहुल सिंह विदेश में छिपा बैठा है, ऐसी जानकारी है। राहुल सिंह के द्वारा मांगी जा रही थी रंगदारी। राहुल सिंह के नाम पर रंगदारी मांगी जा रही थी। रांची के व्यापारियों से रंगदारी मांगी जाती थी राहुल सिंह के नाम पर। और इसको लेकर देखिए, सीआईडी ने ब्लू कॉर्नर नोटिस के लिए प्रस्ताव भेजा है। ओम प्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओम प्रकाश, सीआईडी ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए प्रस्ताव भेजा है, जानकारी दीजिएगा विस्तार से। जी बिल्कुल, जिस तरह से झारखंड में अगर संगठित अपराध की बात की जाए तो वो लगातार उसका दायरा बढ़ता जा रहा है और झारखंड के कई अपराधी जो हैं वो विदेशों में शरण लिए हुए हैं। पिछले दिनों अगर बात की जाए तो मयंक सिंह, जिसे कि अजरबैजान से यहाँ पर लिफ्ट कर लाया गया था प्रत्यर्पण के माध्यम से, संधि के माध्यम से, तो उसी दरमियान ये जानकारियां भी सामने आई थी कि जो राहुल सिंह है वो भी उस वक्त बाकू एयरपोर्ट पर मौजूद था। हालांकि उस समय उसके खिलाफ कोई भी नोटिस जारी नहीं था, जिस वजह से उसे अजरबैजान पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था। लेकिन जैसे जैसे उसकी आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं और लगातार व्यवसायियों को थ्रेट किया जा रहा है, उसके आधार पर जो अब शिकंजा है एजेंसियों का उस पर कसता हुआ नजर आ रहा है। और इसी फहरिस्त में जो सीआईडी ने ब्लू कॉर्नर नोटिस के लिए जो आवेदन है वो दिया है, वो प्रस्ताव भेजा गया है। ब्लू कॉर्नर नोटिस, बता दें कि कोई भी अपराधी अगर विदेशों में रहता है, रडार से बाहर है, तो उसके एक्टिविटी और उसके लोकेशन के बारे में ट्रेस आउट करने के लिए ये ब्लू नोटिस जारी होता है। अब देखना होगा ब्लू नोटिस में उसकी लोकेशन और तमाम गतिविधियों की जानकारी आने के बाद उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाती है। जी बिल्कुल, और इससे में कहा जा सकता है कि राहुल सिंह की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। प्रत्यर्पण को लेकर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां JBVNL ने 60% बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। ये प्रस्ताव 2026-27 के लिए दिया गया है। नियामक आयोग ने नए टैरिफ को लेकर टैरिफ पिटीशन जमा कर दिया है और इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं की जो दर है 10.5 प्रति यूनिट करने और इसके साथ ही औद्योगिक उपभोक्ताओं की दर 9.10 प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव है। सिंचाई की दर 9 से 10 प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव। इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग लेगा। लेकिन ऐसे में कह सकते हैं कि लोगों पर महंगाई की मार पड़ सकती है। और वहीं राज्य भर के बिजली उपभोक्ताओं पर नई टैरिफ की मार पड़ने जा रही है। दरअसल JBVNL ने 60% तक बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव को लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। बीजेपी ने इस प्रस्ताव पर बड़ा हमला किया, जबकि सत्ताधारी दल JMM ने कहा कि लंबे समय तक ये टैरिफ नहीं बढ़ाई गई थी, जिसे अब बढ़ाया जा रहा है। मुझे लगता है आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए इस सरकार ने कमर तोड़ने वाला निर्णय लिया है और हम इसका विरोध करेंगे। सड़क से लेकर न्यायालय तक जहां जाना होगा हम विरोध करेंगे। आपत्तियां दर्ज करनी होगी हमें जहां भी स्टेट रेगुलेटरी कमीशन में, वहां करेंगे। लेकिन इस सरकार ने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए कोई नया उपाय नहीं खोजा। 60% तक आम लोगों पर बिजली का टैरिफ जो है
वो लाद दिया। कोयले के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, मानव श्रम में बढ़ोतरी हो रही है, और भी कई ऐसे कारक हैं जिसके कारण लागत कॉस्ट बढ़ रहा है। डीवीसी से हमें खरीदना पड़ता है, उसमें दाम बढ़ रहा है। प्लस हम गरीबों को मुफ्त बिजली भी देते हैं, लेकिन जो सक्षम हैं उनके लिए ये प्रस्ताव बिजली विभाग ने तैयार किया है, सरकार के पास आया है। जहां तक मुझे जानकारी है सरकार उस पर निर्णय लेगी। और देखिए, वहीं शीतकालीन सत्र को लेकर खबर यह है कि झारखंड में 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी रहेगा। सत्र को लेकर विपक्ष जहां मुद्दों के सहारे घेरने की कोशिश करेगा, सत्ता पक्ष भी जवाब के सहारे अपनी मुकम्मल तैयारियों का दावा कर रहा है। विपक्ष की ओर से शीतकालीन सत्र में इस बार कई नए मुद्दे उठाए जाएंगे, जिन्हें सदन के अंदर और बाहर उठाने की कोशिश होगी। और इसमें मुख्य रूप से करप्शन का मुद्दा होगा, अवैध माइनिंग, मैया सम्मान योजना से 20 लाख लाभुकों का नाम कट जाने का मुद्दा होगा, वित्तीय अराजकता और धान की खरीद अभी तक शुरू नहीं की गई है, किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। ऐसे बड़े मुद्दों को संसद से लेकर सड़क तक उठाने की कोशिश होगी। पार्टी जेएमएम नहीं है कि मुख्यमंत्री जी ने तय कर दिया वही सब कुछ होता है। विधायक दल की बैठक होने दीजिए, नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में होगा, उसके बाद जितने मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी। लेकिन जो बड़े मुद्दे लग रहे हैं वो इलीगल माइनिंग अभी भी जारी है, भ्रष्टाचार ने संस्थागत रूप ले लिया, मैया सम्मान योजना से 20 लाख लोगों का नाम काट दिया गया, और अभी धान की जो खरीद है वो शुरू हो जानी चाहिए थी, क्रय केंद्रों की घोषणा नहीं हुई, बिचौलिए हावी हो गए हैं सिस्टम में, महिला उत्पीड़न की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हम खुद तैयार बैठे हैं विपक्ष को घेरने के लिए। विपक्ष के साथ सामने बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम उनके सामने रख सकते हैं। एसआईआर का मुद्दा हो, हमारे पैसे का मुद्दा हो, केंद्रांश रोके जाने का मुद्दा हो, और अन्य योजनाओं में जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है वो मुद्दे हो, सरना धर्म कोड हो, पिछड़ों का आरक्षण हो। तो इन तमाम मुद्दों पर विपक्षी पार्टियां घिर जाएंगी और वो काम हम करेंगे। तैयारी मुकम्मल है। और वहीं राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने सदन में एजेंडे पर चर्चा नहीं होने को लेकर सत्ता पक्ष पर निशाना साधा और कहा कि सत्ता पक्ष के लोग ही नहीं चाहते कि सदन चले और इसीलिए वो लोग एजेंडे पर चर्चा नहीं करते हैं। केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। महुआ मांझी ने केंद्र सरकार को टारगेट किया, सरकार खुद सदन का समय खराब करती है। विपक्ष को टारगेट जरूर करती है सत्ता पक्ष, लेकिन सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि मुद्दों पर चर्चा हो। महुआ मांझी का ये बयान आपको बता रहे हैं, सदन की कार्यवाही को लेकर बयान दिया। लोग जिस एजेंडे को लेकर चलते हैं सत्ता पक्ष से रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो लोग उसको उस समय टालते रहते हैं, टालते डेज बर्बाद करते रहते हैं। लोग कहते हैं कि विपक्ष हाउस नहीं चलने दे रहा है। एक्चुअल जो देखा जाता है कि सत्ता पक्ष ही नहीं चाहती कि हाउस चले। अगर ऐसा होता तो बाद में तो वो मान जाती है, लेकिन शुरू में दिन बर्बाद होते रहते हैं। ये पूरे देश का नुकसान है। आप क्यों नहीं उस पर बात करना चाहते हैं? आखिर जनता चाहती है कि आप उस पर डिस्कशन तो करें, उसके बाद जो करना है वो तो आप करेंगे ही। एटलीस्ट सबकी राय आनी चाहिए, इससे देश को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है ये पता चले। और चलिए रांची से एक और बड़ी खबर आपके सामने रखें। देवघर में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक, 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक है। 5 और 6 दिसंबर को ये बैठक होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। 5 दिसंबर की शाम 6 बजे प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। इसके अलावा आपको जानकारी दें, 6 दिसंबर को सुबह से प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। बैठक में बीजेपी एजेंडा प्रस्ताव पास करेगी, राज्य सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पास करेगी बीजेपी। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 5 और 6 दिसंबर को अहम बैठक होने जा रही है। 6 दिसंबर को सुबह से प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। बैठक में बीजेपी एजेंडा प्रस्ताव पास करेगी। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें, 5 दिसंबर को शाम 6 बजे प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। तो बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक को लेकर सियासत गर्म हो चुकी है। बैठक को लेकर बीजेपी में उत्साह दिख रहा है। जेएमएम ने बैठक को लेकर निशाना साधा, दिखाते हैं आपको। अभी भी किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन होता है तो कार्यकर्ता जाहिर तौर पर उत्साह से लबरेज होते हैं। वो भी जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन की संभावना है। अध्यक्ष कार्यालय से अभी भी जो है कंफर्मेशन आना बाकी है, लेकिन जो अभी तक प्रोग्राम है उसके अनुसार 5 तारीख को
कोर कमेटी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। 6 तारीख को विराट कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी संबोधित करने की संभावना है। तैयारियां पूरे अंतिम चरण पे है और देवघर में जब इनका आगमन होगा तो बाबा नगरी एक बार हमारे कार्यकर्ताओं के लिए फिर से एक उत्साह का संचार बढ़ने का काम करेगी। बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, बैठकें या रणनीतियां बना सकती हैं, बनाने का अधिकार भी उन्हें है लोकतंत्र में, लेकिन उसका फलाफल क्या होगा, क्या कुछ मिलेगा, मुझे लगता है ये पॉलिटिकल टूरिज्म है। सभी लोग जुटेंगे देवघर में, बाबा भोले के दर्शन करेंगे, पेड़ा वेड़ा खाएंगे, 1-2 दिन वहाँ बढ़िया 3 स्टार 4 स्टार होटल में रहेंगे। उससे ज़्यादा क्या कुछ हो पाएगा। झारखंड की धरती पर झारखंड का हीरो, हम सभी का नायक, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हेमंत सोरेन जी की सरकार के खिलाफ अब क्या रणनीतियां बनाइएगा। और वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड पहुंचेंगे। देवघर में पार्टी के नवनिर्मित जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। नड्डा के झारखंड आगमन को लेकर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा, देवघर कार्यालय को लेकर कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। प्रदेश में बीजेपी की मजबूत भूमिका, भविष्य की रणनीति पर गहन चर्चा होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। पार्टी का जो जिला कार्यालय बना है उसका उद्घाटन भी करेंगे और कार्यकर्ताओं की बैठक भी होगी और उस बैठक में मार्गदर्शन भी देंगे। तो पार्टी का कार्यक्रम तो अनवरत चलता रहता, कभी बैठता नहीं है, कभी रुकता नहीं है, प्रत्येक दिन कोई ना कोई कार्यक्रम होता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं तो स्वाभाविक है कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उनका मार्गदर्शन से कार्यकर्ताओं को लाभ होगा। जब कार्यकर्ताओं को लोग लाभ होगा तो स्वाभाविक है राष्ट्र हित में काम करेंगे तो राष्ट्र को हित लाभ होगा। और वहीं झारखंड में बोर्ड निगम आयोगों के खाली पदों पर सियासी पारा हाई है। विपक्ष सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा है। राज्य के बोर्ड निगम और महिला आयोग में लंबे समय से खाली पड़े पदों को लेकर राजनीति तेज है। बीजेपी ने सरकार पर सीधा हमला किया और कहा कि जेएमएम कांग्रेस सरकार के बहाने संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन कर रही है। पोस्टर लगवाने में इतनी व्यस्त है कि महिला आयोग की अध्यक्ष तक घोषित नहीं कर पा रही है। हेमंत जी की जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, दोनों आपस में मिल करके सरकार बनाई है, पर वह क्या खेल खेल रहे हैं कि उनके ही कांग्रेस के सहयोगी जाकर के महिला आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं और उन्हें ये तक याद नहीं है कि कई जो केसेस है, 5000 से अधिक केसेस महिला आयोग में धूल फाक रहे हैं। 16,162 केसेस में अभी तक इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं हुआ है। महिलाएं दर दर भटक रही है, तो इसके जिम्मेदार तो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों साथ साथ है। और वहीं जमशेदपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर जारी राजनीतिक घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। अतिक्रमण अभियान के दौरान एक रैली निकाली गई जिसमें झारखंड के पूर्व मंत्री दुलाल भुइया ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, जिस पर जेएमएम ने कड़ी नाराजगी दिखाई। जेएमएम ने कहा कि पूर्व मंत्री का इस तरीके से मुख्यमंत्री के प्रति अपशब्द कहना असहनीय और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। साथ ही दुलाल भुइया के संयम खोने की बात कही गई। और जिस भाषा का वो प्रयोग किए हैं उसको पहले विवेक बुद्धि के साथ भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कहाँ पर किस व्यक्ति को किस भाषा से हमको कहना चाहिए, इन सारी चीजों की उनकी जानकारी होनी चाहिए। और विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो कार्यकलाप को देखा है, चाहे विपक्ष की बात बोले चाहे दुलाल भुइया की बात बोले, ये लोगों ने आपा खो चुका है। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इनको हम लोग कैसे रोकेंगे, इसीलिए इस तरह का भाषा उन लोगों के पास में निकल रहा है। मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दुलाल जी, आप जिस थाली में खाए उस थाली को थूकिए मत, क्योंकि आपको यहाँ के जनता ने 15 साल पहले नकार चुका है और आपका ये बड़बोलापन जब तक बंद नहीं होगा आपको और नर्क की ओर ले जाएगा। क्यों, आप तो डूबता सूरज की ओर चल चुके हैं, आप उगता सूरज नहीं हो। और बोकारो से बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री से गिरने से मजदूर के जान जाने की खबर। कंपनी में फीटर का काम करता था, बिहार के छपरा का निवासी था। मजदूरों और स्थानीयों ने मुआवजे की मांग की है। मृतक के पिता को 13 लाख का मुआवजा दिया जाए। प्रबंधन और स्थानीय नेताओं ने पहल की
बोकारो महानगर अध्यक्ष ने हादसे पर चिंता जताई है और मृतक के पिता को 13 लाख का मुआवजा प्रबंधन की तरफ से स्थानीय नेताओं की तरफ से पहल की गई। बोकारो महानगर अध्यक्ष ने हादसे पर चिंता जताई है। इसके साथ ही परिवार की मदद की बात कही गई। फैक्ट्री प्रबंधन से बात कर रहे हैं, उनके परिजनों को जो है 13 लाख रुपया मुआवजे के रूप में और उनका अंतिम संस्कार और श्राद्ध कर्म के लिए वो सारा जो है नगद पैसा 1 लाख रुपया दिया जा रहा है। छोटा काम चल रहा है तो वहाँ पे 3 आदमी चढ़े थे वो काम करने के लिए, सेफ्टी बेल्ट हेलमेट सब लेके चढ़े थे, लेकिन उतरने का टाइम में 2 आदमी तो उतर गया सही सलामत। एक आदमी वहाँ पे जो क्या बोलते क्या सीट रहता वहाँ फाइबर सीट जो फाइबर नेचुरल लाइट का जो सीट रहता उसमें पाँव चल गया उसका, पाँव चल गया तो वहाँ से नीचे पर गिर गया। और इसी खबर के साथ एक छोटा